हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शोयरा है। आप लोग मुझे एक नए लेक्चर सीरीज़ के अंदर देख रहे हैं। देखते हैं इसको आगे कितना ज़्यादा कंटिन्यू, कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है 2-4 दिन के अंदर। फिर उसके बाद फिर इसको आगे देखेंगे। आप लोग अपने फीडबैक देना, इसको कंटिन्यू करें या ना करें। प्राइमरीली इसके अंदर अपन किसके ऊपर फोकस करेंगे, तो जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं, किसके विजन आई है इसके, ठीक है। मैं उनके साथ एफिलिएटेड नहीं हूँ, तो पहले ही बताया तो ठीक है। तो विजन आई के जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं, एक तो उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा विजन की ही मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, है ना। तो अभी फेबररी की मैगजीन आ गई है, तो फेबररी की मैगजीन से जैसे वहाँ से शुरू करेंगे। इस वीडियो के अंदर तो अपन मंथली मैगजीन को डील नहीं करने वाले, बट वैसे अपना इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। अब इसके अंदर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो विजन का जो करंट अफेयर्स का ये जो चीज़ होती है, ये लेट आती है। जैसे मैगजीन में काफ़ी लेट आती है, तो वैसे भी ये थोड़ा लेट आता है शाम के टाइम, जब कभी भी आता है। तो इसलिए अगले दिन होगा, नेक्स्ट डे। जैसे आज 28 है ना, और अपन 26 एंड 27 का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो भी व्यूज़ हैं, आपका जो भी फीडबैक वगैरह है, वो शेयर करें कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी वीडियोस वगैरह भी आप देख सकते हैं, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। काफ़ी सारे मल्टीपल अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस हैं, ठीक है। अभी करंटली मेरी 2 लाइव सीरीज़ चल रही है, जिनको मैं डेली लाइव क्लास के अंदर हैंडल करता हूँ। कौन कौन सी? एक तो एंशंट हिस्ट्री एंड कल्चर की, तो इसके अंदर कल्चर इंक्लूडेड है। एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर की, जिसके अंदर अपन आर एस शर्मा बुक, नितिन सिंघानिया बुक, ओल्ड वो जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ओल्ड नहीं न्यू एनसीईआरटी जो 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की, उन दोनों को रेफर, इन तीनों बुक्स को रेफर कर रहे हैं। उसके अलावा भी और कुछ जैसे मेरे पास मटेरियल वगैरह होता है, तो उसको भी मैं देख लेता हूँ। उसके अलावा और क्या चीज़ है, ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ के अंदर जीसी लियोंग हो गया, एनसीईआरटी हो गया, है ना। और उसके अलावा जो मेरे खुद के जो नोट्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों को अपन देख रहे हैं, ठीक है। चलो, न्यूज़ टुडे सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, 26-27। इसके अंदर क्या है, एक तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एक अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनेगा। इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कौन बना रहा है, तो इसको जो है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने लॉन्च करा है ना। और ये किसकी लाइंस के ऊपर है, तो ये एक ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है, GGW इनिशिएटिव। किसका? ये कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ है, इनका कलेक्टिव इनिशिएटिव है। तो उसी की लाइंस के ऊपर अपन भी ये बना रहे हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, समझ में आया? अब इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अब इसके अंदर अपन उतरेंगे अभी, ठीक है, देखेंगे कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे अरावली रेंजेस के बारे में कुछ बेसिक दे रखा है। जैसे गुजरात से दिल्ली तक जाती है, गुजरात में जो है वहाँ पे बस शुरू ही होती है, टच शुरू ही होती है। और उसके अलावा मेजॉरिटी जो है वो राजस्थान में, उसके बाद फिर हरियाणा में थोड़ी बहुत है, और दिल्ली में बहुत थोड़ी सी है। इसके बारे में एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, अरावली से रिलेटेड ही। मुझे बताना रायसेना हिल कहाँ है। ऐसा कहते हैं कि भाई रायसेना हिल जो है वो लास्ट चोटी थी इसकी अरावली की, ठीक है। अब ये बताओ कि रायसेना हिल कहाँ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इसके नाम का एक अपना डायलॉग भी होता है, ठीक है, एक इंटरनेशनल डायलॉग होता है, और अपना सबसे ज़्यादा प्रीमियर डायलॉग है वो, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, थ्रू राजस्थान, हरियाणा, साउथ वेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें। इसके हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो गुरु शिखर है माउंट आबू के अंदर, है ना। उसके अलावा ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स इन्हें कहा जाता है, और इंडिया के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, है ना, और वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। तो ये जो है ये फोल्ड माउंटेन्स है, और फोल्ड माउंटेन्स के अंदर भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का पार्ट है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के बारे में अगर मैं आपको एक बेसिक कुछ चीज़ बताऊँ, तो और कौन कौन से माउंटेन्स को अपन ओल्ड फोल्ड कहते हैं? यूराल को भी अपन ओल्ड फोल्ड कहते हैं। यूराल के अलावा अपैलेशंस को भी ओल्ड फोल्ड कहते हैं, है ना। उसके अलावा जो हो गए अपने, और कौन से बताओ, यूराल हो गए, एल्प्स तो नए हैं, ठीक है। न्यू फोल्ड, यंग फोल्ड कौन कौन से, देखो एल्प्स हैं, ठीक है, रॉकीज हैं, है ना। उसके अलावा जो है एंडीज़ हैं, है ना, हाँ एंडीज़ है। एंडीज़ के अलावा हिमालयाज़ है ना। हिमालयाज़ के अलावा एटलस हैं। तो ये पांचों तो अपने यंग फोल्ड है, ठीक है। ओल्ड फोल्ड यूराल हो गए, एपेलेशन हो गए, एक दो और हैं, ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, देखेंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ग्रीन वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। हाईएस्ट पीक मैंने आपको बता दिया, गुरु शिखर माउंट आबू के अंदर, है ना। देन साहिल रीजन की अगर अपन बात करें, वेयर इज साहिल रीजन? साहिल रीजन इज़ इन अफ्रीका। अब यहाँ पे 2 रीजन आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सहारा रीजन है, तो सहारा रीजन इस जगह पर है, और इसके जो जस्ट नीचे है ये थोड़ा सा, आप इसको इस तरीके से कह लो कि भाई ये थोड़ा सूडान टाइप का क्लाइमेट है यहाँ पर, ठीक है। इधर सूडान है ना। और अपन ने बायोम्स वगैरह पढ़े हैं किसके अंदर,
किसके अंदर पढ़े बताओ? एनवायरमेंट के अंदर अपन ने बायोम्स वगैरह पढ़े हैं, और उसके साथ में अपन ने पढ़े थे कि भाई मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो उसके अंदर सूडान टाइप क्लाइमेट, मतलब यहाँ पे जो है ग्रासेस वगैरह, ग्रास लैंड टाइप का क्लाइमेट है, इसको साहेल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? साहेल रीजन कहते हैं। अब साहेल रीजन के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर चूंकि सहारा है, तो ये भी यहाँ पर अब इन्वेड कर रहा है, अंदर घुस रहा है, धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, और डेजर्टिफिकेशन की वजह से यहाँ पर भी जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, श्रब्स वगैरह हैं, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो उनको सेव करने के लिए इनिशिएटिव है, क्या नाम है इनिशिएटिव का? ग्लोबल ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, समझ में आया? सॉरी, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये इसका ये नाम है। अब डेजर्टिफिकेशन से अपन को क्या लेना देना भाई? ठीक है, हो रहा होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो डेजर्टिफिकेशन, खाली डेजर्टिफिकेशन के ऊपर अभी अपन जैसे एंशिएंट एंड मिडिवल पढ़ रहे हैं, है ना, जो लाइव क्लासेज है उसके अंदर एंशिएंट मिडिवल पढ़ रहे हैं। अब उसके अंदर मैंने आपको कई बार बताया, जैसे अभी लास्ट लेक्चर के अंदर जैनिज्म डिस्कस करा था, तो जैनिज्म के अंदर मैंने आपको बताया कि यार गिनती के जो है 5-6 सवाल आए हैं, सवाल भी बहुत ज़्यादा हाई हैंगिंग है, सवाल ऐसे हैं वैसे हैं। डेजर्टिफिकेशन के केस में ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि भाई डेजर्टिफिकेशन से क्या ही पूछते होंगे। डेजर्टिफिकेशन से अभी तक में 9 से 10 सवाल बन चुके हैं, 9 to 10 क्वेश्चंस। उसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर यूएनसीसीडी के बारे में मेंशन कर रखा है, खाली यूएनसीसीडी के ऊपर 2 बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे एक ये क्वेश्चन है 16 का 15 का, जब का भी क्वेश्चन है देख लेना, ठीक है। तो ये पूरा डायरेक्टली यूएनसीसीडी के ऊपर आया कि ये जो चीज़ है इसके ये बताओ कि भाई इनमें से तीनों ये स्टेटमेंट्स दे दी, अब ये तीनों चीज़ें हैं कि नहीं। और उसके अलावा यहाँ पे तो मैंने ये 2 ही लगाए, इसके अलावा अच्छा ये 3, देखो ये 3 लगाए, ठीक है। इसके अलावा भी डेजर्टिफिकेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। ये एक और यूएनसीसीडी का क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो। चलो, अब क्या है, इसके अलावा यहाँ पे लूनी रिवर के बारे में मेंशन कर रखा है कि भाई यहाँ से एक लूनी रिवर जाती है। लूनी रिवर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? लूनी रिवर जो है एक इनलैंड रिवर है, राजस्थान की मेजर प्राइमरी रिवर ये एक ही है, लेकिन ये भी इनलैंड है। इनलैंड रिवर का क्या मतलब होता है? मतलब ज़मीन के अंदर शुरू, मतलब लैंड में शुरू होती है और लैंड में ख़त्म हो जाती है, समझ में? ठीक है, सी तक नहीं जा पाती, किसी भी ओशियन तक, सी तक, लेक तक, वहाँ तक नहीं जा पाती, ज़मीन पे ख़त्म हो जाती है। रन ऑफ कच्छ तक आती है, रन ऑफ कच्छ में गायब हो जाती है फिर धीरे धीरे, ठीक है। अब इसके कुछ जो है ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उन ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में अपन को पढ़ना चाहिए। जैसे एक जोजरी रिवर, जोजरी के अलावा बंदी रिवर है, बंदी के अलावा मिथरी है, मिथरी के अलावा लिलरी है, लिलरी के अलावा सुकरी, जवाई और सांगी, ये सारी की सारी रिवर्स हैं, ठीक है। तो सांगी है ना, जवाई, सुकरी, लिलरी, ठीक है, मिथरी है ना, जोजरी और बांदी, ठीक है। ये सारे रिवर्स हैं, समझ में आया? ठीक है। तो सांगी, जवाई, सुकरी, बंदी, बांदी और लिलरी, मिथरी और जोजरी, ठीक है, ये सारे रिवर्स हैं। चलो गुड। फिर उसके बाद डेजर्टिफिकेशन के बारे में अब थोड़ा सा इन डेप्थ अपन कुछ एक चीज़ें पढ़ लेते हैं, है ना। दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जैसे डेजर्टिफिकेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो फर्टाइल सॉइल, जो कि अगर कोई फर्टाइल सॉइल सैंड से कवर हो जाती है तो फिर उस प्रोसेस को अपन डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। और ये जो फर्टाइल सॉइल होगी, यहाँ पे याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो फर्टाइल सॉइल होगी ये सेमी एरिड रीजन या फिर एरिड रीजन के पास में ही कहीं पर होगी, समझ में आया? ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एरिड रीजन से ही डेजर्टिफिकेशन होगा। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, समझ में है? डेजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। अब यहाँ पे अरावली के अंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे थार है, समझ में? थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट एक्सपैंड ना करे इसलिए, समझ में है? उसके अलावा अपन वो उसका जो सहारा है, तो सहारा के नीचे साहिल रीजन, तो सहारा एक्सपैंड कर रहा है, समझ में है? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अब कॉजेज़ की अगर बात करें, क्या कॉजेज़ होते हैं, याद रखना ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के अंदर नहीं आएगा। कॉजेज़ की अगर बात करें, कॉजेज़ को अपन 2 मैन मेड एंड नेचुरल के अंदर बांट सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल कॉजेज़, ठीक है। अब एंथ्रोपोजेनिक के अंदर अगर आप देखो तो ओवर ग्रेजिंग एक कारण हो जाएगा। ओवर ग्रेजिंग क्या, बाकी जानवर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब उसके अंदर सीन क्या है कि अगर बाकी जानवर करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन भी रेगुलेट की जा सकती है। जो दूसरे जानवर हैं उनको खा जाएंगे तो पॉपुलेशन रेगुलेट हो जाएगी, है ना। लेकिन क्या होता है कि अपन उन जानवरों को खाने नहीं देते जो अपने डोमेस्टिकेटेड जानवर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कम नहीं हो रही, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ग्रेजिंग भी बढ़ती जा रही है, समझ में आप? गुड। ओवर ग्रेजिंग के अलावा डिफॉरेस्टेशन,
डिफॉरेस्टेशन के अलावा फार्मिंग, अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए अपन क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन वगैरह करते हैं, ठीक है, जगह जगह पे अपन फार्म्स वगैरह लगा देते हैं और पेड़ वगैरह काट देते हैं। अर्बनाइजेशन, पेड़ के बारे में ध्यान रखना, पेड़ जो है वो सॉइल को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। अगर पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा, सॉइल लूज हो जाएगी, और लूज होने की वजह से क्या होगा, इरोजन जल्दी होगा, और उसी इरोजन को क्या कहेंगे, डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। समझ में आया? ठीक है। अर्बनाइजेशन एक कारण होता है। अर्बनाइजेशन के अंदर क्या है कि भाई जो है सब ज़मीन को अपने अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के अंदर अपन ने ले लिया, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या सीन हो रहा है, देखो फर्टिलाइजर्स जैसे ही आए, ये चीज़ कहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स जैसे ही आए, फर्टिलाइजर्स के आने के साथ में क्या हुआ कि क्रॉप्स की जो यील्ड थी वो 2 से 3 गुना बढ़ गई, समझ में आया। और 2 से 3 गुना जब क्रॉप्स की यील्ड बढ़ी तो वहाँ पे एक सिस्टम उनको समझ में आया कि जैसे अगर अपन इसके अंदर 1 किलो फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है, मान लो 1 लीटर फर्टिलाइजर डालते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, मान लो कि भाई 4 मीटर की क्रॉप हो रही है। वैसे अपनी कितनी होती थी, 2 मीटर की होती थी, अब 4 मीटर की हो रही है। आइडिया लगा के देखते हैं, अगर 1 लीटर से ऐसा हुआ, हमको 1 लीटर बोला 1 लीटर डालना, ठीक है, अगर 1 लीटर से ऐसा हुआ तो हम खुद भी तो दिमाग लगाएं, हम जो है 2 लीटर डालते हैं, ठीक है। तो अगले साल 2 लीटर डालेंगे तो क्या होगा, 3.5 मीटर की जो है वो क्रॉप बढ़ गई, है ना। फिर क्या होगा, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर उसके बाद जो है 3 लीटर डालेंगे, जब 3 लीटर डालेंगे तो क्या होगा, या फिर 4 लीटर डालेंगे। 4 लीटर डालने से क्या होगा, 4 लीटर डालने से जो है 6 लीटर या 6 मीटर या 6.5 मीटर तक की क्रॉप हो गई। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्रॉप नहीं बढ़ रही है ना, ठीक है। एब्सोल्यूट टर्म्स में तो आप कह सकते हो कि भाई ठीक है, ग्रोथ है ना, बट रिलेटिव टर्म्स के अंदर यील्ड कम होती जा रही है। समझ में आया? यहाँ पे देखो 1 मीटर का 2 मीटर दुगना हुआ था, 2 मीटर का 3.5 मीटर ही हुआ है, तो दुगना नहीं हुआ है। समझ में आया? दुगने से कम हो गया है। फिर 3.5 मीटर का 7 मीटर होना चाहिए, 7 मीटर नहीं हुआ है, 6.5 मीटर हुआ है या 6 मीटर हुआ है, और कम हो गया है। समझ में आया? ठीक है, तो ये इशू आया। अब क्या है, फर्टिलाइजर्स के साथ में एक प्रॉब्लम और होती है। फर्टिलाइजर्स के जितने ज़्यादा आप फर्टिलाइजर डालोगे उतना ज़्यादा आपको वाटर और इरिगेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं कि पंजाब और ऐसे रीजन्स के अंदर राइस वगैरह सूटेबल नहीं है, क्योंकि राइस जो है वो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। पंजाब जो आज का पंजाब है उसके अंदर सिर्फ 2 रिवर्स है, वो पंजाब नहीं है, दोआब है। समझ में आया? जो पंजाब हुआ करता था वो पंजाब अपने पास नहीं है, वो पाकिस्तान के पास है, तो वी हैव टू डील विद दैट, ठीक है। उसके अलावा जो हरियाणा वगैरह भी हो गया, राजस्थान वगैरह, ये सारे के सारे सेमी एरिड रीजन्स हैं। इन रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पानी नहीं है और आप इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली अगर राइस उगाओगे तो आपको वाटर इरिगेशन के लिए खूब सारा पानी डालना पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह के अंदर वाटर इरिगेशन लगता है, उसके साथ में क्या होता है कि ये लोग जो है पाइप ऐसे के ऐसे खोल देते हैं। अब पाइप के खोलने की वजह से क्या होता है कि खूब सारा एक्सेसिव वाटर, जितनी की ज़रूरत थी उससे भी ज़्यादा पानी जो है वो बहता है, और उससे भी ज़्यादा पानी बहने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर वाटर जो है वो इरोजन करती है, वेदरिंग तो नहीं है, इरोजन करती है, ठीक है। जो सॉइल वगैरह होती है, यहाँ पर जो सॉइल होती है टॉप सॉइल, उसको बहा के ले जाती है कहाँ पर, नदी नालों वगैरह में। तो आप एक बात समझो, एक तो वैसे यील्ड कम हो रही थी, दूसरा अगर सॉइल ही नहीं बचेगी तो फर्टिलिटी किस बात की रहेगी। भाई क्रॉप उगाने के लिए सॉइल भी तो चाहिए ना, पत्थरों के ऊपर तो उगाओगे नहीं। समझ में आया? ठीक है, सॉइल ही नहीं है, फर्टिलिटी कहाँ से आएगी। समझ में आया? ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर बाहर से सॉइल लाते हैं, यहाँ पे उगाते हैं, वो जो भी है प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन उस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है सॉइल यहाँ से जाती जा रही है। दिस इज नथिंग बट डेजर्टिफिकेशन। समझ में आया? ठीक है, तो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका एक कारण है। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अलावा क्या सिर्फ मैन मेड ही होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं? नेचुरल भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नेचुरल के अंदर जैसे कि कुछ डिजास्टर्स होते हैं, जैसे फ्लड्स और ड्रॉट्स वगैरह, इस केस के अंदर भी जो सॉइल फर्टिलिटी वगैरह, डेजर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। वाटर इरोजन, विंड इरोजन, नेचुरली जो वाटर इरोजन, विंड इरोजन होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, अब चलो आगे। अब इससे अपन को क्या लेना देना भाई, ठीक है होता होगा डेजर्टिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है धरती के अंदर, ये भी एक चीज़ होती होगी। इससे अपन को ये लेना देना है कि ये अपन को 3 चीज़ें कॉज करता है। एक तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, दूसरी चीज़ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और तीसरी चीज़ सोशल इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर कम होता जा रहा है, अभी देखा अपन ने। एग्रीकल्चर के साथ में लाइवलीहुड भी कम होता जाएगा। भाई एग्रीकल्चर अकेला तो आएगा नहीं, उसके साथ में एलाइड इंडस्ट्रीज भी होगी,
उन सब की जॉब्स वगैरह जाएगी, है ना, जो एग्रीकल्चर के अंदर है उनकी तो जॉब जाएगी जाएगी, जो एग्रीकल्चर के अलावा एलाइड इंडस्ट्रीज है उन सब की लाइवलीहुड वगैरह सबका धीरे धीरे और भी जो आगे जो रिलेटेड है स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप सभी को बताया एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, समझ में। देन जीडीपी, जीडीपी की अगर बात करें तो थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा अगर कोई जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है तो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर खत्म होने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, समझ में। देन व्हाट डू वी हैव, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के अंदर जैसे कि अपन ने देखा कि सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है ना, तो ये तो अपन ने देखा कि भाई अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर्स वगैरह की वजह से हुई है। बाकी भी तो हो सकती है ना, ठीक है। उसके अलावा वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर, डिजास्टर की तरफ देखो, वल्नरेबिलिटी एक अलग चीज़ होती है, डिजास्टर एक अलग चीज़ होती है, थ्रेट एक अलग चीज़ होती है, इसको समझना। थ्रेट एक चीज़ होती है और डिजास्टर एक चीज़ होती है ना, दोनों के अंदर रात दिन का अंतर है, और वो अंतर जो है वो कौन क्रिएट करता है, वल्नरेबिलिटी क्रिएट करती है, समझ में आया। या फिर थ्रेट की जगह हैजार्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। हैजार्ड या थ्रेट जो है वो वल्नरेबिलिटी, अगर आप वल्नरेबल हो तो वो हैजार्ड थ्रेट जो है डिजास्टर बन जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है हैजार्ड्स तो होंगे ही, साइक्लोन्स तो आएंगे ही। ऐसा नहीं है कि भाई आप साइक्लोन्स को रोक सकते हो, टॉर्नेडोज को रोक सकते हो, है ना, फ्लड्स को रोक सकते हो, ठीक है, एक हद तक आप उनको प्रेडिक्ट कर सकते हो, अपने आप को जो भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उन्हें रोक तो नहीं सकते ना। ऐसे नहीं हाथ दिखाओगे बोलोगे नहीं थोड़ा राइट में चले जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या चीज़ होगी, एक्चुअली ये होता है कि अपनी खुद की जो प्रिपरेशन है, अपनी खुद की जो प्रिपेयर्डनेस है, अपन वीक होते हैं, समझ में। वी एज ह्यूमंस वी आर वीक, देयरफॉर दिस वल्नरेबिलिटी टेक्स फॉर्म ऑफ डिजास्टर, समझ में, इसलिए डिजास्टर होता है। तो थ्रेट और हैजार्ड तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो थ्रेट और हैजार्ड डिजास्टर बन जाए इसके अंदर अपना जो है वल्नरेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, समझ में। इसलिए वल्नरेबल नहीं होना है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर काम आता है। हर साल एक क्वेश्चन आता ही डिजास्टर मैनेजमेंट से। अब देखो, अच्छा एक ही क्वेश्चन आता है, ये भी एक बात है ठीक है। चलो, वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर ये एक चीज़ हो गई। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के अलावा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके अलावा सोशल इम्पैक्ट की अगर अपन बात करें तो सोशल इम्पैक्ट के अंदर देखो, सबसे पहले फूड सिक्योरिटी। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी नीचे जाएगी। सबको पता है पहले क्या होता है, पहले होता है फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के बाद होता है फूड इनसिक्योरिटी, है ना। फूड इनसिक्योरिटी के बाद क्या चीज़ होती है, फूड इनसिक्योरिटी के बाद क्या चीज़, एक सेकेंड, हाँ, फूड इनसिक्योरिटी के बाद क्या चीज़ होती है, फूड इनसिक्योरिटी के बाद कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे लार्ज स्केल डेथ्स वगैरह शुरू होने लगती है, और फिर यही चीज़ जो है, यही चीज़ रूप ले लेती है फेमाइन का, समझ में आया। तो सबसे पहले फूड सिक्योरिटी कम होगी, फूड सिक्योरिटी कम होने के बाद फेमाइन जैसी सिचुएशन आएगी। अगर एग्रीकल्चर नहीं है भाई, लैंड नहीं है आपके पास क्रॉपिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, तो भाई धीरे धीरे भुखमरी होने लग जाएगी, है ना। फेमाइन, फेमाइन के साथ में और कौन सी चीज़ें आती, तो फेमाइन के अलावा जो है पोवर्टी, पोवर्टी स्ट्रिकन सोसाइटी हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लाइवलीहुड नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। अगर पोवर्टी होगी एक जगह पे, अगर एक जगह पे डेजर्टिफिकेशन वगैरह, बिल्कुल तरीके से समझना है इसको, है ना। अगर एक जगह पे डेजर्टिफिकेशन वगैरह, तो लोग क्या करेंगे, वहाँ से भाग भाग के जाएंगे दूसरी जगहों पे, शहरों में जाएंगे जैसे मान लो, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा। और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की केस के अंदर क्या होगा बताओ, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन केस के अंदर ऑलरेडी जो अर्बन रिसोर्सेज ऑलरेडी कंस्ट्रेंड हैं उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, समझ में आया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, इसलिए और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। उसके अलावा इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे। अब क्या होगा, अब आप शहर के अंदर जाएंगे और शहर के अंदर एक जो एथनिसिटी वाले लोग हैं, एक जो रीजन वगैरह वाले लोग हैं, वो दूसरे रीजन वगैरह वालों से लड़ रहे होंगे। जो वहाँ के शहर के जो इंडिजीनियस पीपल हैं वो बाकी गांव के लोगों से लड़ रहे होंगे, गांव के लोग किसी और गांव के लोग से लड़ रहे होंगे, तो बाकी के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे सोसाइटी के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये अपन को समझना इंपॉर्टेंट है। अब क्या समझा, फटाफट रिविजन करेंगे। क्या समझा, सबसे पहले अपन ने डेजर्टिफिकेशन समझा। डेजर्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है, एक सेमी एरिड रीजन जो है उसके अंदर जो सॉइल का कवर है, ठीक है, वो सॉइल का कवर हटता है और उसके ऊपर सैंड का कवर आ जाता है, समझ में आया। उसके अलावा सेकंड चीज़ अपन ने क्या देखी, सेकंड चीज़ अपन ने देखी कि ये जो इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है, अपन को इससे क्या लेना देना है, ठीक है। तो इम्पैक्ट्स के अंदर अपन ने 3 फोल्ड इम्पैक्ट देखे, और वो 3 फोल्ड इम्पैक्ट कौन कौन से देखे, एक तो अपन ने इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा, दूसरा अपन ने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के अलावा अपन ने सोशल इम्पैक्ट देखा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अंदर अपन ने समझा कि भाई अपनी जीडीपी को लॉस करता है, एम्प्लॉयमेंट को लॉस करता है, लाइवलीहुड को लॉस करता है, एग्रीकल्चर को लॉस करता है, समझना। एनवायरमेंट के अंदर अपन ने देखा कि भाई बायोडाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी को लॉस है, बायोडाइवर्सिटी के अलावा और जो है अपनी ठीक है फार्मिंग वगैरह इनको लॉस है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं लिखा ना यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखो क्या होगा, ज़मीन अगर बैरन हो जाएगी तो ज़मीन बैरन ज़मीन के ऊपर घास फूस वगैरह जो होती थी वो नहीं होगी, अगर घास फूस नहीं होगी तो इस घास फूस को जो खाने वाले हैं वो नहीं होंगे, समझ में आया। और अगर ये घास फूस को खाने वाले प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं, अगर वो प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं होंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी नहीं होंगे, वो किसको खाएंगे, समझ में आया। और सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होंगे तो टर्शरी कंज्यूमर्स भी नहीं होंगे। इस तरीके से धीरे धीरे पूरी पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अपन ने और क्या देखा, डिजास्टर देखा यहाँ पे, डिजास्टर के अलावा सॉइल पॉल्यूशन वगैरह ये सारी चीज़ें देखी। सोशल इम्पैक्ट के अंदर अपन ने देखा कि भाई फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, फूड इनसिक्योरिटी के अलावा और क्या देखा, फेमाइन लाइक कंडीशंस, फेमाइन के अलावा पोवर्टी, पोवर्टी के अलावा माइग्रेशन, माइग्रेशन के अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स, समझ में आया, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी, ये सारी चीज़ें देख ली, चलो गुड। फिर उसके बाद एफर्ट्स की बात करते हैं, तो कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स को देखेंगे, है ना। लेकिन उन्हें देखने से पहले एक बार कोई और न्यूज़ देखें या यही करें, चलो यही करते हैं। तो ज़्यादा अगर प्रेशर वगैरह हो जाए तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना कि ऐसे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो मैं बीच में कुछ और चेंज कर दूँगा, ठीक है। चलो एफर्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले नेशनल एफर्ट्स देखें तो MOEFCC सबसे पहली चीज़ जिसको न्यूज़ में देख रहे हैं उसी को पढ़ते हैं। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, जो थार डेजर्ट है उसका एक्सपेंशन रोकने की कोशिश की जा रही है। नेटिव प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, प्लांट्स ट्रीज श्रब्स वगैरह लगाएंगे, है ना। रीजुविनेट करेंगे जो अलग अलग वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, है ना। उसके अलावा पॉन्ड्स वगैरह हो गए, इन सभी को। उसके अलावा क्या चीज़ है, 2016 के अंदर इसरो ने एक एटलस लेकर आए थे, है ना। ये एटलस जो है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर था। 2014 के अंदर नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया के अंदर पार्ट ऑफ ये नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया लॉन्च करा गया, जिसको NAPCC का पार्ट बनाया गया। व्हाट इज NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, समझ में आया। इस नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया के अंदर क्या है, फॉरेस्ट कवर को रिस्टोर करने की बात करेगी कि 96 मिलियन हेक्टेयर का अपन जो है फॉरेस्ट कवर उसको रिस्टोर करेंगे, समझ में आया, ठीक है। फिर ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव जैसे कि UNCCD, तो UNCCD का अपन डिस्कस कर रहे थे। UNCCD के अंदर क्या है, बॉटम्स अप अप्रोच के ऊपर जाएंगे। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये होता है कि भाई नीचे ग्राउंड से शुरू करेंगे, ठीक है, जो एकदम पिछड़े इलाके हैं वहाँ से शुरू करते हुए फिर ऊपर जाएंगे, अर्बन एरियाज और मेट्रो सिटीज़ वगैरह वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। सोल लीगल, ये देखो इकलौता ऐसा लीगली बाइंडिंग वो है प्रोजेक्ट है, समझ में। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर और इनसे रिलेटेड डेजर्टिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड कोई भी लीगली बाइंडिंग इसके अलावा नहीं है, समझ में। दिल्ली डिक्लेरेशन की अगर अपन बात करें तो 2019 के अंदर दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, जिसके अंदर अपन ने इसको जो है एक्सेप्ट करा था। क्या दिल्ली डिक्लेरेशन यही है, देखो खूब सारे दिल्ली डिक्लेरेशन है, ठीक है। एक ये 2019 वाला है, वो एनवायरमेंट वगैरह से रिलेटेड था, तो उसके अंदर अपन ने UNCCD को एक्सेप्ट करा था, ठीक है। और भी है 2 3 4 5 दिल्ली डिक्लेरेशन और भी है, ठीक है। चलो द बॉर्न चैलेंज भी एक चीज़ है। बॉर्न चैलेंज के अंदर क्या है, एक मतलब एक कहीं ना कहीं लिया गया है, जिसके अंदर 150 मिलियन हेक्टेयर जो है उसका वो डिग्रेडेड लैंड उसको रिस्टोर करने की बात हुई है, समझ में है, कि उसको वापस से रिस्टोर करेंगे। SDG की अगर अपन बात करें तो SDG के अंदर भी जो 15 नंबर का गोल है वो डील करता है लाइफ ऑन लैंड से, समझ में। SDG गोल्स को अपन मल्टीपल बार अलग अलग को डिस्कस कर चुके हैं। 15 नंबर का जो है वो लाइफ ऑन लैंड से डील करता है। तो अब अगर देखो, जैसे अगर कुछ भी ऐसा हो लाइफ ऑन लैंड के ऊपर, अगर बायोडाइवर्सिटी का, लैंड बायोडाइवर्सिटी का, प्लास्टिक का अगर कोई चीज़ हो, कोई भी XYZ चीज़ हो, अगर आपको 4-5 SDG भी याद है ना, ठीक है, क्योंकि वैसे तो SDG ऐसे तो पूछता नहीं है कि भाई ये वाला कौन सा है और वो वाला कौन सा है ना, लेकिन ये पूछ लेते हैं, मतलब मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बाकी SDG ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, खासकर UPSC में तो नहीं पूछते, छोटे वनडे एग्जाम का मुझे ध्यान नहीं। तो लाइफ ऑन लैंड यहाँ पर देखो, वाई इज दिस इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट मेंस वगैरह के अंदर आपको लगाना पड़ेगा कि SDG गोल नंबर 15 जो है, ठीक है, वो किससे डील करता है, वो इस चीज़ से डील करता है। ग्रेट ग्रीन वॉल जो साहेल रीजन के अंदर अभी अपन ने देखा अफ्रीका के अंदर, ये वो चीज़ है, समझना। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हो गए। अब इनिशिएटिव्स के बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो प्लास्टिक्स वगैरह की आती है। प्लास्टिक्स के ऊपर अभी आते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा।
प्लास्टिक के ऊपर आने से पहले कुछ वन लाइनर या छोटी न्यूज़, तो छोटी न्यूज़ की अगर जैसे बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स वगैरह को हिदायत दी है कि भाई आरटीआई पोर्टल्स, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल्स को आप जल्द से जल्द चालू करें, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल्स वगैरह नहीं आए। क्यों इंपॉर्टेंट है? गवर्नेंस जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? ठीक है, तो उसके अंदर आएगा ये सेक्शन 6(1) जो है ये आरटीआई एक्ट का 2005 का, ये इसको एक स्टैट्यूटरी राइट बनाता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कुछ भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो। आरटीआई के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो भी इंफॉर्मेशन सीकर है उसको। इससे पहले क्या ऐसा कोई एक्ट था? बिल्कुल था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था। क्या था? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था। बात करें कि भाई इसके अलावा भी क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है? भाई इस तरीके से तो सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है, अपने जो आर्मी के सीक्रेट्स हैं, नेवी वगैरह के सीक्रेट्स हैं, वो भी बताने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें बतानी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेक्शन 8(1) जो है, सेक्शन 8(1) ये डील करता है उन सारी इंफॉर्मेशन से जिसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, जो एग्जेम्प्टेड है डिस्क्लोजर से। समझ में आप? सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन फाइनल अपेलेट ट्रिब्यूनल होगा, ठीक है, और पावर जो होगी इसके पास एक सिविल कोर्ट जितनी, ठीक है, ये सिंपल है। फिर इसरोस हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल, अगर इसकी अपन बात करें तो यहाँ पे देखो ये जो है अभी 36 सैटेलाइट्स अपन ने वन वेब की 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करा है ना, और इससे पहले भी 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करा था। कब करा था? 2019 के अंदर करा था। तो टोटल 72 सैटेलाइट्स अपन ने वन वेब की लॉन्च कर दी है। और ये जो लॉन्च करेगी, किसके द्वारा लॉन्च करेगी? GSLV Mark 3 या फिर LMV 3 के द्वारा। समझ में आया? ठीक है, LVM3, सॉरी LMV नहीं, LVM3, ठीक है, LVM3 के द्वारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो GSLV क्या है? GSLV तो अपन ने डिस्कस करा है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समझ में आया? ठीक है, Mark 3। और LVM क्या चीज़ है? LVM भी मतलब वही है, उसका भी थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, चीज़ वही है। ठीक है, LVM के अंदर क्या चीज़ होता है? तो ये अपना जो है, इसकी फुल फॉर्म देखो कहाँ पर लिखी हुई है, तो इसकी फुल फॉर्म देखना है यार, क्या है, मुझे तो अभी एकदम से याद नहीं। लॉन्च व्हीकल मार्क ऐसा तो नहीं है, ठीक है, एक बार देखेंगे इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो ये Mark 3 वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ नेक्स्ट चीज़, इसके बारे में अगर कुछ बेसिक्स बात करें तो क्रायोजेनिक इंजन के बारे में मैंने आपको बताया। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है बताओ फटाफट। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? क्रायोजेनिक इंजन के अंदर अपने पास सबसे पहले तो 2 टैंक होते हैं, ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे एक चेंबर होता है, यहाँ पे एक इग्निशन का सोर्स होता है। पहले टैंक के अंदर क्या होता है? पहले टैंक के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन होता है, दूसरे टैंक में क्या होता है? लिक्विड हाइड्रोजन होता है। इनको बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, इतना ठंडा कर देते हैं कि लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाते हैं, समझ में आया, और कंप्रेस्ड हो जाते हैं, खूब सारा आ जाते हैं एक साथ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ की जाती है कि यहाँ पर जो इस चेम्बर के नीचे कुछ थ्रस्टर्स लगा के रखते हैं, है ना, और कुछ थ्रस्टर्स वगैरह लगा के रखते हैं, और फिर यहाँ से कुछ जो है ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को लीक करते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेंबर में लाने के बाद यहाँ पर जो इग्निशन का सोर्स होता है वो इग्निशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि यहाँ पर कंबशन हो जाता है, और इसीलिए इस चेंबर को कंबशन चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबशन चेंबर कहते हैं। कंबशन होने के बाद क्या होता है? कंबशन होने के बाद यही आग जो है वो आग नीचे जाती है, और जब अपन रॉकेट को देखते हैं ऊपर उड़ते हुए तो वो इसी आग की वजह से प्रोपेल करता है, समझ में आए? ठीक है, तो दिस इज क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम, समझ में आया? ठीक है, ये क्रायोजेनिक इंजन वगैरह हो गया, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। चंद्रयान 2, अब देखो समझो, ये जो PSLV है, ठीक है, PSLV नहीं सॉरी, ये जो GSLV है, ठीक है, इस GSLV ने पहले चंद्रयान 2 को ऑलरेडी कर चुके हैं अपन। गगनयान की अपन प्लानिंग कर रहे हैं, 2019 के अंदर चंद्रयान 2 हो चुका है। गगनयान की अपन प्लानिंग कर रहे हैं, गगनयान के बारे में बेसिक एक आइडिया दूंगा। चंद्रयान 3 की अपन प्लान कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के अलावा आदित्य L1 का भी अपन प्लान कर रहे हैं। गगनयान के अंदर क्या अपन डिस्कस कर चुके हैं कि 400 किलोमीटर के ऊपर, विजिबल नहीं है क्या? चलो, 400 किलोमीटर्स की हाइट पर अपन क्या करेंगे? 400 किलोमीटर्स की हाइट पर अपन जो है 3 लोगों को भेजेंगे 3 दिन के लिए, समझ में? और फिर वो जो भी अपना करेंगे, इसके बारे में अपन डिटेल के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गगनयान का अगर नोट्स चाहिए तो वहाँ पे टेलीग्राम के अंदर लिख देना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई, है ना। फिर और क्या चीज़ हुई बताओ? 300 किलोमीटर्स वगैरह ये सब हो गया, है ना। चंद्रयान 3 के ऊपर आते हैं, एक और चीज़ में, हाँ, 400 किलोमीटर्स, ठीक है।
तो 400 किलोमीटर्स की अगर अपन बात करें, 400 किलोमीटर्स अपन ने पहले भी पढ़ा है। व्हाट इज 400 किलोमीटर्स ज्योग्राफी के अंदर, बताओ मुझे ज्योग्राफी के हिसाब से व्हाट इज 400 किलोमीटर्स। 400 किलोमीटर्स इज द अपर मार्क ऑफ मीजोस्फेयर, समझ में आया? ठीक है, तो मीजोस्फेयर का जो अपर मार्क है वो कहाँ है? ये 400 किलोमीटर्स के ऊपर है। इसके ऊपर क्या है? थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर का थर्मोपॉज कहाँ है? वो 600 किलोमीटर्स के ऊपर है, समझ में आया? ठीक है, गुड। देन वी हैव लो अर्थ ऑर्बिट। अब इन सारी जो 36 सैटेलाइट्स हैं इनको लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ठीक है, बाकी ऐसे ही दिखता है अभी। ठीक है, चलो गुड। तो इसकी बात क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट और ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट और ये सब क्या चीज़ें हैं? लो अर्थ ऑर्बिट की अगर अपन बात करें तो 1000 किलोमीटर्स के ऊपर अपन को लो अर्थ ऑर्बिट देखने को मिलती है। फिर उसके बाद एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट है जो कि 10,000 किलोमीटर्स के ऊपर देखने को मिलती है, और एक हाई एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट है। ये अपन को कहाँ पर देखने को मिलती है? 40,000 किलोमीटर्स की हाइट पर देखने को मिलती है। बेसिक आपको मेरे ख्याल से कंसेप्ट ध्यान ही होगा कि ये ऑलवेज फ्री फॉलिंग स्टेट के अंदर है। ये मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि ये फ्री फॉलिंग स्टेट के अंदर होती है। जितनी भी सैटेलाइट्स होती है इंक्लूडिंग मून जो है, मून हमेशा ही अर्थ के ऊपर गिर रहा है। ठीक है, पिछले सैकड़ों अरबों खरबों सालों से अर्थ के ऊपर गिरे जा रहा है। उसके अलावा इतनी सारी ये जो सैटेलाइट्स हैं अपन जब से लॉन्च कर रहे हैं ये अर्थ के ऊपर गिरे जा रही है, बस गिर ही रही है, और उस गिरने के प्रोसेस के अंदर ही उड़ रही है। अब बताओ कैसे? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, फ्री फॉल स्टेट वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई अपनी, है ना। फिर यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में कुछ मेंशन है। चंद्रयान 3 पर आने से पहले एक आदित्य L1 रह गया, है ना। तो व्हाट इज आदित्य L1? आदित्य L1 इज अ मिशन टू स्टडी सन। ठीक है, सन के पास जाएंगे, सन को अपन आदित्य कहता है ना, ठीक है, तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाके जो है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लोजली उसको स्टडी करेंगे। ये पहला ऐसा मिशन होगा, नासा ने भी अभी तक ऐसा कोई मिशन नहीं करा है, समझ में आया? ठीक है, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद और क्या चीज़ है अपने पास? फिर उसके बाद और क्या चीज़ है अपने पास, बताओ। फीचर्स ऑफ चंद्रयान 3। यहाँ पे चंद्रयान 3 की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक रोवर और एक लैंडर होगा, एक ऑर्बिटर नहीं होगा, है ना। अनलाइक चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 के अंदर एक ऑर्बिटर भी था, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक ऑर्बिटर नहीं होगा। ऑर्बिटर क्या होता है? रोवर क्या होता है? लैंडर क्या होता है? ये मून है ना। ऑर्बिटर का मतलब है एक ऐसी सैटेलाइट जो मून के चक्कर काटती रहे, तो वो तो ऑर्बिटर हो गया। फिर उसके बाद एक रोवर और एक लैंडर होगा। लैंडर कुछ नहीं होता, लैंडर एक तरीके से पैकेट टाइप आप समझ लो, ठीक है, डिब्बा टाइप आप समझ लो, जिसके अंदर खूब सारे मल्टीपल एयर बैग्स ही एयर बैग्स होते हैं। ठीक है, अंदर बाहर सब तरफ एयर बैग्स ही एयर बैग्स होते हैं। और इस जो लैंडर है, इस लैंडर के अंदर एक रोवर होता है। रोवर क्या होता है? रोवर एक पहिए वाली मशीन होती है जो कि जाएगी इधर उधर घूमेगी और कैमरा वगैरह सब कुछ कैप्चर करेगी। हो सकता है उसके हाथ भी हो, ठीक है, ऐसे रोबोटिक आर्म्स हो उसके, समझ में आया? ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर हो सकती है। तो दैट इज़ रोवर एंड दैट इज़ लैंडर। तो चंद्रयान 3 इसके अंदर अपन करेंगे। अब इनके ऊपर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि चंद्रयान 2 के अंदर 2019 के अंदर जो अपन ने करा था उसके अंदर अपन ने ऑर्बिटर में तो सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन रोवर अपना नहीं हो पाया था। वो कुछ जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन गड़बड़ा गई थी, जिसकी वजह से वो टूट फूट गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। इंडिया एम्स टू मून सरफेस वगैरह इन सबको आप देख लेना। ठीक है, चल गुड। फिर क्या है? Center to reduce disturbed area tag under AFSPA from many नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये चीज़ अक्सर न्यूज़ में रहती है और इस चीज़ के ऊपर अक्सर डिमांड होती है कि भाई AFSPA हटाओ, AFSPA हटाओ, AFSPA हटाओ। AFSPA क्या चीज़ है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इस एक्ट के अंदर सर्च, सीजर, अरेस्ट, ठीक है, ये तीनों चीज़ें कर सकती है कौन? आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री दोनों आ गई, जो कि कहाँ पर डिप्लॉयड होगी? उन एरियाज के अंदर डिप्लॉयड होगी जिन्हें डिस्टर्ब्ड एरियाज की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। आराम से समझ लो, ठीक है। वो सारे एरियाज जिन्हें डिस्टर्ब्ड एरियाज की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, उनके अंदर आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड होगी। पैरामिलिट्री और मिलिट्री दोनों हो सकती है। सर्च की, सीजर की, अरेस्ट की एंड इवन शूट आउट की, इन सब चीज़ों के उनके पास राइट होते हैं। और प्लस इनके ऊपर जो है प्रोसिक्यूशन वगैरह भी नहीं बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास ये AFSPA के अंदर इम्यूनिटी होती है, समझ में। नाउ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर अपन इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी और अदर ईवल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि शुरुआत से क्या चीज़ है, इसके ऊपर इशू क्या है। तो इशू ये है कि अक्सर लंबे टाइम से इसके ऊपर मांग हो रही है कि भाई AFSPA हटाओ। AFSPA को हटाने की क्यों ज़रूरत है? AFSPA को हटाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि
ये जो आर्म फोर्सेज है 1958 के अंदर ये लॉ लगा था, है ना। और 1958 से लेकर के अभी तक सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई अपनी आर्म फोर्सेस ठीक है, आर्मी, मिलिट्री वगैरह, नेवी वगैरह तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि भाई काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे कि रेप, है ना। और उसके अलावा जो है मर्डर वगैरह, कई बार जो है ऐसे ये किलिंग करते थे सस्पिशन के बेस पे, जैसे आप किसी को, आपको बस आपको वहाँ पे शाउट वगैरह करना है और उसके बाद आप जो है शूटिंग वगैरह कर सकते हो। अब इस सस्पिशन के बेस पर क्या होता है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक चीज़ हुई थी, कुछ 6 लोग जा रहे थे एक गाड़ी के अंदर, ठीक है। इन लोगों ने कुछ आवाज़ दी होगी, अब ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये लोग आवाज़ दी होगी, उन्होंने नहीं सुनी होगी, उन्होंने नहीं सुनी, इन्होंने गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया, 6 के 6 लोग मर गए। वो 6 लोग जो थे वो फार्मर्स थे, समझ में आया, ठीक है। तो इशू यहाँ पे ये आता है कि भाई अगर आप ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग वगैरह करते जाओगे तो फिर वो तो बहुत बड़ा इशू वाली बात है, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, आफ्सपा वगैरह, ये सारे इंस्टेंसेस वगैरह आते हैं कि भाई ये जो मिलिट्री फोर्सेज है, अगर किसी को इस तरीके की आर्बिट्ररी पावर्स दे दोगे तो वो क्या करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो अपनी मनमानी से रोकने के लिए ये क्या। फिर उसके बाद क्या है, आफ्सपा, ये सब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये आफ्सपा है कहाँ पर, तो ये जो है कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर है ना। पहले ज़्यादा के अंदर था, अब कम के अंदर ये अब जो है नागालैंड, मणिपुर एंड असम, ये 3 ही स्टेट्स हैं जिनके अंदर आफ्सपा है, जिनके भी, अच्छा एक और है चौथा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 ही स्टेट्स हैं जिनके अंदर आफ्सपा है। इनके भी सारी जगहों पर, सारी टेरिटरीज के अंदर नहीं है, कुछ टेरिटरीज के अंदर, जैसे पूरा असम में नहीं है, पूरे अरुणाचल में नहीं है, नागालैंड के मोस्टली रीजन्स के अंदर है, मणिपुर के भी मोस्टली रीजन्स के अंदर ही है, ठीक है। इधर देखो, फिर भी इसको और थोड़ा कम करा गया, इसकी बात है, ठीक है। मणिपुर वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिक्लेयर्ड बाय गवर्नर, अच्छा कौन गवर्नर, ये कौन डिक्लेयर करता है कि ये जो टेरिटरी होगी, ये जो एरिया होगा वो डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो उसको गवर्नर, अगर स्टेट है तो, अगर यूटी है तो एडमिनिस्ट्रेटर, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, समझ में आया, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। फायर अपॉन अरेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। लीगल इम्यूनिटी होती है इनके पास। यहाँ पे कुछ जो है बेसिक, मैं आप इतना ज़्यादा बेसिक है, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, अगर थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज, और अगर इंटरव्यू वगैरह के अंदर जाओ तो ये बेसिक तो ध्यान होना ही चाहिए कि सिक्किम की कैपिटल क्या है, गैंगटॉक है ना। उसके अलावा वैसे नहीं पूछे, लेकिन इम्फाल और कोहिमा के ऊपर मल्टीपल, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं इम्फाल एंड कोहिमा के ऊपर, ठीक है। तो वैसे पता होना चाहिए इम्फाल क्या है, इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है, समझ में। नागालैंड क्या है, कोहिमा, सॉरी हाँ, कोहिमा क्या है, नागालैंड की कैपिटल है, ठीक है। गुवाहाटी तो नहीं है, दिसपुर है वैसे, ठीक है, दिसपुर है, ये गुवाहाटी के पास में ही है, ये असम की कैपिटल है, ठीक है। फिर उसके अलावा शिलोंग, ये मेघालय की कैपिटल है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। अगरतला के अलावा ऐजवाल जो है ये मिजोरम की कैपिटल है। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, ठीक है। ईटानगर के ऊपर मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया ही है, ठीक है। गैंगटॉक हो गया, ईटानगर हो गया, दिसपुर गुवाहाटी हो गया, शिलोंग हो गया, है ना, अगरतला हो गया, ऐजवाल हो गया, इम्फाल हो गया, कोहिमा हो गया, ये सब चीज़ हो गई, चलो गुड। फिर क्या है भाई, अब कुछ वन लाइनर न्यूज़ हैं। इन वन लाइनर्स को एक बार डिस्कस करने से पहले वो जो हैवी अपना थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया था उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह के रिगार्डिंग कुछ कुछ न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ के अंदर एक तो अपन ये इनिशिएटिव्स के ऊपर फोकस करेंगे, दूसरा पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि भाई न्यूज़ के अंदर क्या है। न्यूज़ के अंदर यहाँ पर एक इस तरीके का प्लास्टिक बनाने के प्रोसेस की बात हो रही है, प्लास्टिक की बात नहीं हो रही है, कोई प्लास्टिक को हटाने की बायो रेमिडिएशन की बात नहीं हो रही, बट नॉर्मल प्लास्टिक बनाने का जो प्रोसेस है वैसे ही जैसे अभी तक बन रहा है वैसे ही बनाएंगे, बट उसके अंदर कुछ एक चीज़ें ऐड कर देंगे। और वो जो नया प्लास्टिक बनेगा वो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगा, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। कितना होता है नहीं होता है वहाँ तक होल्ड करेंगे, ज़बरदस्ती अपन जो है पुल नहीं बांधेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगा जितनी इसकी उम्र होगी वहाँ तक चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे गलने लग जाएगा, समझ में आप, ठीक है। गलाएगा कौन इसको, कन्वेंशनल प्लास्टिक के तौर पर ही बनेगा, गलाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट होगा, गलाएगा कौन इसको, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब्स हैं वही गलाएंगे, ठीक है। इसको वेस्ट के अंदर, वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, बायोमास वगैरह इन सब के अंदर उतार देंगे, है ना। और माइक्रोब्स के अंदर कौन कौन आ जाते हैं बताओ, फंगी आ जाते हैं, डेट्रीवोर्स वगैरह को अपन ने जहाँ पे पढ़ा था, है ना, डेट्रीवोर्स को अपन ने कहाँ पे पढ़ा था, जो अपना एनवायरनमेंट है उसके अंदर पढ़ा था, ठीक है, चलो गुड। फिर उसके बाद प्लास्टिक्स की अगर अपन बात करें तो
बेसिक्स इसके देख लेते हैं। डेटा इसके ऊपर अगर कुछ डालें, 3.5 बिलियन किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक वी प्रोड्यूस एनुअली इन इंडिया। समझ में आया? 3.5 बिलियन किलोग्राम्स खाली इंडिया के अंदर अपन प्रोड्यूस करते हैं। और 12th बिगेस्ट जो प्रोड्यूसर है प्लास्टिक का वो इंडिया है। तो अब आप सोचोगे भी बाकी जो चाइना वगैरह वो कितना करते होंगे। ठीक है, प्लास्टिक्स के बारे में एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मेंस वगैरह के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रीलिम्स के अंदर शायद पूछ लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक रिपोर्ट आई थी 2023 के अंदर आई है ना, ये 2013 में नहीं आई है, 2023 में आई है। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है, प्लास्टिक्स द पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि इंडिया जो है वो अपने टोटल प्लास्टिक जितना भी प्लास्टिक अपन जनरेट करते हैं उसका सिर्फ 30% ही रिसाइकल करते हैं। उसके अलावा एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर पता पड़ा कि 2050 तक पानी के अंदर, सी के अंदर इतनी फिशेज नहीं होंगी जितना प्लास्टिक होगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। फिर उसके बाद क्या है, कॉजेस की अगर अपन बात करें तो अर्बनाइजेशन, ठीक है, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, अफोर्डेबिलिटी। भाई प्लास्टिक जो है बहुत सस्ता है, आप सस्ती चीज़ के ऊपर जाओगे। समझ में आया? खादी के अंदर भी अपन ने यही चीज़ दिखी थी, खादी को यूज़ क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, जो बाकी की जो थैलीज वगैरह, ऐसे अपन जाते हैं रिलायंस वगैरह के अंदर जाते हैं, कोई और मॉल में जाते हैं, वहाँ आपको एक थैली देते हैं 8 रुपये की, 25 रुपये की, है ना। ठीक है, अपन सोचते हैं यार 25 रुपये की एक थैली लेने से तो बढ़िया, ठीक है, हाथ में ही लेके चले जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इसी तरीके से प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। 25 पैसे की भी थैली नहीं आती है प्लास्टिक की, जो थैली होती है ना 25 पैसे की भी नहीं होती, और जो कपड़े की थैली आ रही है वो 25 रुपए की आ रही है। फ़र्क है दोनों में, है ना। फिर उसके अलावा कॉस्मेटिक्स की बात करें, कॉस्मेटिक्स के अंदर प्लास्टिक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, माइक्रोबीड्स वगैरह इसके अंदर। इफेक्ट्स अगर इसके देखें तो डिजास्टर्स, इकोनॉमिक, हेल्थ, है ना, एनवायरमेंटल इफेक्ट, ये सारे के सारे अलग अलग इफेक्ट्स हैं। जैसे डिजास्टर्स के अंदर अभी रिसेंटली अपन ने बैंगलोर का केस देखा था, याद है? बैंगलोर के अंदर अपन ने देखा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी फ्लडिंग वगैरह हो गई थी, और उस फ्लडिंग की वजह से क्या हुआ, काफ़ी लोगों के घरों में पानी घुस गया था, है ना, काफ़ी लोगों को बाहर निकलना पड़ गया था, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल इशूज़ आए थे। अब इन इशूज़ के पीछे एक रीज़न देखा गया था कि जो स्टोम ड्रेन्स वगैरह हैं, ठीक है, उन ड्रेन्स के अंदर क्लॉगिंग हो रखी थी, उनको क्लीन नहीं रखा गया था। समझ में आया? उसके अलावा क्या है, इकोनॉमिक के अंदर अगर इस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट हर कहीं पर फैला हुआ होगा, बिखरा हुआ होगा, तो टूरिज्म होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आया? हेल्थ की अगर अपन बात करें तो एयर पॉल्यूशन, ठीक है, प्लास्टिक जो है वापस इसके माइक्रोबीड्स वगैरह, एयर पॉल्यूशन होगा, मरीन पॉल्यूशन होगा, है ना। लैंडफिल फायर, अभी रिसेंटली केरला, देखो इसको बोलते हैं स्टैटिक के साथ में करंट को लिंक करना। अभी केरला का क्या इंस्टेंस हुआ, केरला के इंस्टेंस के अंदर जो लैंडफिल है, ठीक है, वहां पे आग लग गई, 3-4 दिन तक धुआं जो है फैलता रहा। तो इसके केस के अंदर वापस अपनी हेल्थ को ही नुकसान होने वाला ना, तो लैंडफिल फायर हो गया। लैंडफिल फायर के अलावा माइक्रोबीड्स जो हैं वो मरीन पॉल्यूशन वगैरह करेंगे, वापस अपने ही बॉडी के अंदर जाएंगे। जिन कॉस्मेटिक्स वगैरह को अपन लगा कर धो देते हैं वो पानी में जाते हैं, वही पानी वापस रिसाइकल होता है, इधर उधर घूम घाम के वापस अपनी बॉडी के अंदर आता है। समझ में आया? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की एनवायरनमेंट के अंदर आप देखो तो जैसे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अब जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे कि इंक्लूडिंग कैटल, गाय के केस में आप अक्सर देखते होंगे कि भाई गाय को पता नहीं पड़ता है, गाय थैली खा जाती है, जिसकी वजह से उसकी फिर डेथ हो जाती है, जो भी कुछ होता है ना। ऐसे ही अपन देखते हैं फिशेज वगैरह भी है, कई बार उनके मुंह में, उनकी बॉडी के अंदर अपन को प्लास्टिक्स वगैरह के ट्रेसेस मिलते हैं। वैसे प्लास्टिक, इसके बारे में अपन ने पढ़ा है, वैसे प्लास्टिक हार्मफुल नहीं है। ठीक है, वैसे प्लास्टिक अपने आप में हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन प्लास्टिक के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं इसके साथ में, है ना, इसके साथ में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, और ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एक्यूमुलेट भी कर लेता है। ठीक है, बनते टाइम भी होते हैं और बाकी को एक्यूमुलेट भी कर लेता है, जो वापस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। समझ में आया? ठीक है, गुड। इनिशिएटिव्स की अगर अपन बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन ऑलरेडी लगा दिया गया था, मेरे ख्याल से जुलाई के अंदर लगाया गया था, 1 जुलाई 2021 में लगाया गया था, 2022 में लगाया गया था। ठीक है, एक बार वापस चेक कर लेना। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 आए थे, फोकस एट लोकल बॉडीज लेवल। उसके अलावा एक अपन ये अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि लोकल बॉडीज लेवल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, नीचे से बॉटम्स अप अप्रोच के ऊपर जा रहे हैं, है ना। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल एफर्ट्स या इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स के अंदर वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है, ठीक है, यूएन ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन वगैरह, ठीक है। उसके अलावा अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट 2019 है एक, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसके ऊपर ध्यान देना। होनोलुलु स्ट्रैटेजी, ये होनोलुलु स्ट्रैटेजी किसके ऊपर है? मरीन डेब्री के ऊपर है। तो होनोलुलु स्ट्रैटेजी ऑन मरीन डेब्री, इसको याद रखना है, होनोलुलु स्ट्रैटेजी ऑन मरीन डेब्री, है ना। एक
आईजीसी बीबीएनजी अपन ने पढ़ा है। ये आईजीसी बीबीएनजी के अंदर क्या, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन बताओ, बायोडाइवर्सिटी नेचुरल ऐसा कुछ है, देखो क्या है, मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, भारी चीज़ है ना। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पे सब कुछ लगा दिया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी इमेज, इसकी पिक्चर ऑलरेडी मैं ग्रुप के अंदर अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट ख़त्म करते हैं यार, ऑलरेडी लंबा हो गया लेक्चर। फिर यहाँ पे बॉक्साइट के बारे में कुछ बेसिक दे रखा है। बॉक्साइट के जो है हाईएस्ट रिजर्व्स कहाँ पर हैं, तो उड़ीसा के अंदर हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा और जो है ये देखो इधर एक प्लास्टिक, ये इंपॉर्टेंट है, एक प्लास्टिग्लोमरेट। ठीक है, ये एक जो है एक तरीके की रॉक है। ठीक है, एक बायो रॉक टाइप आप कुछ भी कह लो। ये रॉक है अपन को एवेस आइलैंड्स में मिली है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इस टाइप की रॉक के अंदर क्या होता है, सैंड के फ्रेगमेंट्स होते हैं, रॉक के फ्रेगमेंट्स होते हैं, शेल्स वगैरह होते हैं, अदर मटेरियल होता है, और इन सबको प्लास्टिक ने बांध रखा होता है। समझ में आया? तो ये एक तरीके की ऐसी रॉक फॉर्मेशन है जो कि प्लास्टिक से हो रही होती है। ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपने लिए डेंजरस है। अंडमान एंड निकोबार के अंदर इससे पहले ऐसा कोई इंस्टेंस अपन को देखने को नहीं मिला था। ठीक है, मूर्स लॉ वगैरह ये पढ़ सकते हो, अच्छा है, पढ़ने लायक है मूर्स लॉ, है ना। उसके अलावा लॉर्ड बसवेश्वरा के बारे में दे रखा है। लॉर्ड बसवेश्वरा के बारे में अपन डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ में आया? मेरे ख्याल से फरवरी में पढ़ा था। ठीक है, तो डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको आप यहाँ से देख सकते हो। बहुत ज़्यादा फेयरली सिंपल है, मैं अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है तो इसको ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। ठीक है, लॉर्ड बसवेश्वरा के ऊपर कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा अपने जो बेंगलोर के फाउंडर थे। ठीक है, विजयनगर के एम्पायर के चीफ्टन थे, इनके बारे में कुछ कुछ दे रखा है ना। इनके ऊपर देखो एक ये यहाँ पर नहीं मेंशन है, इनके ऊपर ये एक स्टैचू आया, जैसे एक स्टैचू इनॉग्रेट करा था पीएम मोदी ने। तो इस स्टैचू को क्या कहा जाता है, इस स्टैचू मतलब क्या नाम दिया गया है, तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब इसी के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताएं कि वेयर इज स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, समझ में आया? ठीक है, और किसका है, जो भी है। ठीक है, फिर प्लेसेस इन न्यूज़ बेसिक है, कुछ खास नहीं है ये। ठीक है, फिर उसके बाद चेनाब रेलवे, ये अच्छी बहुत शानदार एक अलग सी चीज़ है ये। चेनाब रेलवे ब्रिज वगैरह अपन यहाँ पे ये एक जो है इनॉग्रेट वगैरह करने का है, प्लान है। 2024 तक हो सकता है कि भी ओपन हो जाए। ये जो रेलवे है ये अपना जो एफिल टावर है उससे भी बहुत ऊंची हाइट के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ऐसा एक ब्रिज बनाएंगे, लग रहा है ना शानदार। ये वाकई अपनी फ़ोटो है ये, ऐसा नहीं यूरोपियन कंट्री की है, अपनी फ़ोटो है ये। ठीक है, शानदार है ये। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एक ये पहले बीम प्रोपल्शन सिस्टम है, लेकिन ये पहले बीम जो प्रोपल्शन सिस्टम है इसके अंदर अभी तक बस थियोरेटिकली है ये, समझ में। ठीक है, रियल उसके अंदर है नहीं, तो थियरीज तो खैर खूब सारी बनती है। इस सिस्टम के अंदर क्या है, ऐसी अगर आपको मज़े के लिए बताऊँ तो ऐसे अपन जो है यहाँ से रॉकेट वगैरह जो भी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेंगे, हैवी स्पेसक्राफ्ट होगा। फिर उसके बाद में वहाँ से लेज़र वगैरह कुछ कुछ अंदर डालते रहेंगे, जिससे कि वहाँ पे जो है जो पार्टिकल्स वगैरह हैं वो प्लाज्मा वगैरह बनते रहेंगे, एनर्जी वगैरह मिलती रहेगी, और 5 साल के अंदर अपन उसको क्रॉस कर लेंगे, सोलर सिस्टम को क्रॉस कर लेंगे। तो बहुत ही बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, अच्छी बात है, हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत दूर की बात है ये। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, चलो बस यही सब है ना, यही सब समझ में आ गया। ठीक है, एक लास्ट ये देख ही लेते हैं लॉर्ड बसवेश्वरा के ऊपर। ये लॉर्ड बसवेश्वरा है। ठीक है, ये लॉर्ड बसवेश्वरा है। इनके ऊपर जैसे ये सब चीज़ें, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर। ठीक है, तो इन पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे लॉर्ड बसवेश्वरा की अगर यहाँ पे जैसे इनके बारे में देखो तो 12th सेंचुरी के पोएट हैं, 12th सेंचुरी के कन्नड़ पोएट हैं, है ना। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कई सारे इन्होंने लॉन्च करे थे। ठीक है, उसके अलावा वचन लिटरेचर वगैरह, और बासवा पुराण। ठीक है, ये एक लिखी थी, इन्होंने नहीं लिखी थी, पलकुरी की सोमनाथ इन्होंने लिखी थी, लेकिन इनके ऊपर लिखी थी। ठीक है, उसके अलावा अहिंसा के बारे में बात करी थी, सेक्रीफाइसेस वगैरह, एनिमल सेक्रीफाइसेस को कंडेम कराते हैं। एनिमल सेक्रीफाइसेस का क्या सीन है, तो वो मैंने कल जो क्लास ली थी ना एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उसके अंदर मैंने ढंग से समझाया कि ये ब्राह्मणिज्म और इसका क्या है। बाकी आज की क्लास के अंदर भी वैसे वो डील होगा, ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, इनका जो आएगा तो उसमें अपन समझेंगे कि एनिमल सेक्रीफाइसेस वगैरह क्या इशू है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो अपना एक बैंड शुरू करा था, ठीक है, डिवोशनल मूवमेंट एंड एक बैंड शुरू करा था, उस बैंड को कहते थे वीर शैवास। ठीक है, और इस वीर शैवास का मतलब होता है वर्शिपर्स ऑफ शिवा। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई हो। ठीक है, कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। ओके, थैंक यू।